एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप ऑल यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का डे हम डेली व्लॉग से शुरू करते हैं। आज के डेली व्लॉग में रहेगा कि हम तंदूर की रोटी कैसे बना सकते हैं ऑन तंदूर। ठीक है, तो हमने अभी आपको पता है कि हमने रिसेंट में अभी तंदूर खरीदा था 21 तारीख को। जब मैंने गमले मंगवाए थे तब साथ में तंदूर भी लेके आए थे मम्मी जी। तो वो तंदूर आज हमने रेडी किया है और उस पर रोटी बनाएंगे। अभी तक तो धूप आई नहीं थी, पर अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आनी शुरू हुई है। मौसम देख सकते हो आप, कुछ ऐसा है। और वहाँ पे पीछे एकदम वहाँ पे तंदूर रख रखा है हमने, अभी तो वहीं पे ही रोटी बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बनाते हैं तो घर काला हो जाता है, धुआं तो उठता ही है। तो मम्मी जी ने पीछे वाले घर में उसको रख लिया है। आप लोगों को देखा भी नहीं है, हमारे घर के पीछे भी घर है जो कि रेंट पे रखते हैं हम। तो पीछे घर के पीछे भी एक छोटा घर बनाया हुआ है, तो वो तंदूर वहीं पर ही रखा हुआ है। तो हम तंदूर पे बनाएंगे रोटी। और अभी ठंड ज़्यादा थी, मतलब अब तो है ना ऐसे लग रहा है कि धूप आ जाएगी, पर अभी तक चांसेस लग नहीं रहे थे। 12 बज गए हैं और हल्की हल्की आई है। कल तो ठीक थी, धूप इतनी तेज़ भी नहीं थी कि बैठ नहीं सकते हैं, पर ऐसे थी कि कपड़े वगैरह सूख गए थे। और आज कपड़े धोए नहीं है क्योंकि गुरुवार है, जैसे कि आपको मेरी साड़ी से पता ही चल रहा होगा कि आज गुरुवार है। ब्लॉग में मैं डेली ब्लॉग के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ था जब रुगू हुआ था। क्योंकि ना मेरे लास्ट मोमेंट तक यही बोला हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी है आपकी। और एकदम मतलब मैं डॉक्टर चित्रा के पास गई, तब मुझे बताया कि आपको सिजेरियन ही करवाना पड़ेगा और कोई चांस नहीं है। तो मैं वो भी पूरी डिटेल्स दूंगी कि आपको मेरा सिजेरियन क्यों हुआ और क्या मैंने गलती की जिस वजह से सिजेरियन हुआ। सो व्लॉग में बने रहिए। पहले हम डेली व्लॉग बनाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मेरा सिजेरियन क्यों हुआ था। तो अभी तो हम तंदूर को तपा रहे हैं यहाँ पे लकड़ियाँ डाल के। ये सारी लकड़ियाँ जल जाएगी ना तब इसमें अंगारे हो जाएंगे, फिर इसके तब से ना रोटियाँ सिकती रहेगी। जैसे मैंने एक बार पहले देखा हुआ है बनाते हुए, जैसे रोटी बना के और साइड में ऐसे चिपका देते हैं ऐसे, फिर वो इसकी आंच से सिक जाती है और फिर रोटी तैयार है। तो ये सारी लकड़ियाँ जल जाएगी। फिर मम्मी जी बोल रहे हैं कि ये साइड वाला सारा वाइट हो जाएगा, जहाँ पर ये ब्लैक कलर दिख रहा है ना साइडों में, रोटी काली हो जाती है जिससे ये सारा वाइट हो जाएगा, तब ये अच्छे से गर्म हुआ होगा, फिर रोटी बनानी होगी इस पर। तो डुगू को अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डुगू बार बार स्वाहा कर रहा है। स्वाहा कर दे, स्वाहा। आटा और अंदर लगाया हुआ है, साथ में इसके बनाई है चने की दाल। और चलिए दिखाती हूँ मैं, ये हमारे ये पीछे वाला घर है, ये रेंट पे है। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको दाल और आटा तो जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं वैसा लगाया हुआ है, उसमें आप प्याज मिर्ची वगैरह भी डाल के बना सकते हो। फिर भी मैंने सिंपल आटा ही लगाया है और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखना होता है, एकदम ढीला ढीला, ताकि अच्छे से रोटी अपने हाथ से बन जाए, इसलिए। तो अभी यहाँ पे आटा लगा रखा है और ये है हमारी सब्जी, इधर अंदर दाल और साथ में है रायता। तो अब बनाते हैं हम तंदूर की रोटी। ये देखिए इनको मैंने सर्व कर दी है, दही है, साथ में चने दाल की सब्जी और तंदूर की रोटी, प्याज मिर्च। ये तो खुश हो गए हैं। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बार बार अंदर आना जाना कर रही हूँ, इस वजह से शूट नहीं हो पा रहा है। तो मैं मेरे लिए डाल देती हूँ, फिर वहाँ जाके दिखाती हूँ मम्मी जी कैसे बना रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि तंदूर अब पूरा तप चुका है। और ऐसा है कि तंदूर में रोटी बन रही है और फटाफट बस खाने वालों की देरी है। तो मैं मेरा दही और ले लेती हूँ और पीछे ही चलते हैं और वहीं पे ही खाना खा लेंगे बनती बनती रोटी में। तो मैंने अपनी थाली डाल ली है, अब अपन चलते हैं पीछे। मैं बैठूँगी कहाँ, बस खड़े खड़े खाना खाने का है, खड़े खाना खाओ। तो ये कुछ इस हिसाब से मम्मी जी बना रहे हैं रोटी। ये ऐसे हाथ में, ये लोहे की है, अब ये हाथ में ऐसे पीट रहे हैं इसको। वो देखो तंदूर में एक रोटी है वो सिक भी चुकी है। इन्हों कौन सी की थोड़ी सी ऊपर हुआ नहीं, चिकन पड़ गई है, पानी ज़्यादा लगा दो। तो ये हमारी देखो तंदूर की रोटी दे दिया ना, 3 दे दी एक बारी। अब मैं खा लेती हूँ खाना। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है खाने में, ये देखिए एकदम पोली पोली स्वाद। और फिर ये चने की दाल की सब्जी दही में डिप किया। बहुत टेस्टी।
गर्मा गर्म खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप लोगों को भी खानी है तो वेलकम, आइए और इन्जॉय कीजिए तंदूर की रोटी। पापा जी के लिए मैंने पीछे दही वगैरह सब लगा दिया। आप लोगों को दिखाते हैं वो कैसा खाना खा रहे हैं। अच्छा वो रील बन रही है आपकी? ब्लॉग बन रही है। ब्लॉग बन रहा है। देखो गरम गरम देखो खाना खाओ। वो मम्मा कह रही है ब्लॉग बना नहीं पर बैठ। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि मैं बताऊंगी कि मेरी सिजेरियन का क्या रीज़न रहा था। तो ये जर्नी हमारी स्टार्ट होती है मई 2021 से, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। पहले मिसकैरेज हो रखा था, इस वजह से ज़्यादा ध्यान रखना था इस बारी। तो मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, तो मैंने जाके सबसे पहले डॉक्टर से कांटेक्ट किया, जिसमें थे मेरे मीनाक्षी गोम्बर डॉक्टर थे उस टाइम। तो मैंने उनसे ट्रीटमेंट तब से लेना स्टार्ट कर दिया था। तब तीन महीने तक तो कोई भी दवाई नहीं देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि एक बार आप पहले सोनोग्राफी करवाइए, उसके बाद में आपकी मेडिसिन शुरू होगी, जिसके अंदर की फॉलिक एसिड और कैल्शियम और खून वाली, क्योंकि मेरे जो हीमोग्लोबिन था वो तकरीबन 9 पॉइंट था। तो खून को बढ़ाने वाली दवाइयाँ मेरी शुरू कर दी थी। और उसके बाद में मैंने तकरीबन ये दवाइयाँ ली थी 8 महीने तक। उसके बाद में ये बंद कर दी थी, और साथ में मेरे इंजेक्शन भी लगने शुरू हो गए थे फॉर कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छी चलती रहे, कोई भी उसके अंदर दिक्कत ना हो। तो इस वजह से मेरे महीने महीने शायद 2 महीने से या महीने से ऐसे कुछ मेरे इंजेक्शन लगने शुरू हो गए थे। और लास्ट मंथ जब 8th मंथ मेरे को स्टार्ट हुआ, तब मेरे पानी की कमी बताई थी बच्चे के बाहर। तो उस वजह से मेरे को ड्रिप चढ़नी स्टार्ट हो गई थी। संडे संडे मेरे को ड्रिप चढ़ानी शुरू कर दी थी। और मेरा जो वेट गेन था वो 6 मंथ तक तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, 2 किलो कम ही हो गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रूट्स खाती थी और रोटी मैंने एकदम बहुत कम कर दी थी। फ्रूट्स खाती थी और जो जूस या नारियल पानी ये सब लेती थी। फिर मैंने रोटी खाना स्टार्ट किया 6 मंथ के बाद में, तब मुझे थोड़ा थोड़ा खाना पीना अच्छा लगने लग गया था। जैसे उसके बाद में मेरा रैपिडली वजन बढ़ा, और मैंने ज़्यादा शकरकंदी खाई थी, तो उससे भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया। और उसके बाद में मैंने जो मेरे 9th मंथ थे वो कंप्लीट कर लिए थे 7 मार्च को जो मेरी लास्ट डेट वो ईडीडी होती है ना, वो मेरी 7 मार्च थी। मुझे मीनाक्षी गोम्बर है डॉक्टर, उन्होंने बोला था कि आप वेट कीजिए अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो मेरे तो पूरा सोचा हुआ था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, और सारे चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के ही बन रहे थे। फिर भी लास्ट में ऐसा हुआ कि जो मीनाक्षी गोम्बर डॉक्टर थे वो तो चले गए थे जयपुर अपने किसी ट्रीटमेंट को लेके, और मुझे छोड़ दिया ऐसे ही। फिर मैं पहले 11 तारीख को गई, क्योंकि मैं रोज़ धड़कन चेक करवाने जाती थी, क्योंकि बहुत नज़दीकी डेज थे, तो इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मुझे रोज़ बुलाते थे कि आप रोज़ ना बच्चे की धड़कन चेक करवाया कीजिए। तो मैं रोज़ जाती थी। तो मैं 11 तारीख को गई, उन्होंने बोला कि डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, आप 13 को आना अब। तो फिर मैं 13 तारीख को गई। 13 तारीख को गई तो डॉक्टर ने बोला, जो उनके नर्स थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर तो बाहर गए हुए हैं, आप एक बार उनसे बात कर लें फ़ोन पे, ताकि आप जो भी आपको क्योंकि 14 तारीख को 7 दिन और ऊपर देते थे, जैसे 10वें के 10 दिन और ऊपर चढ़ गए थे। तो सब जने परेशान हो गए कि भाई अब कब आप या तो ऑपरेशन करवा लो या नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ ना कुछ करो। और सब जने वेट कर कर के परेशान हो गए थे। तो लास्ट फिर मैंने मीनाक्षी मैम को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो उन्होंने बोला आप चले जाइए डॉक्टर चित्रा के पास, जो कि कोठारी हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो फिर रात को मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई अब क्या करना चाहिए आगे। तो हमारे कोई दाई अम्मा है, उनको मम्मी ने बुलवाया। तो कोठारी के अंदर एक दाई अम्मा है, हम उनसे रिलेट रखते हैं, तो वो इजीली आगे सारे काम फटाफट करवा देते हैं। तो उनकी हेल्प ली हमने। और मैं 13 तारीख का दिन वैसे ख़राब हो गया, और 14 तारीख को हमने पूछताछ की भाई डॉक्टर कौन है वहाँ पे, कैसे सब कुछ होगा, ये वो ऐसे करके 14 तारीख का दिन भी हमने निकाल दिया कि वेट करते हैं मीनाक्षी मैम का फ़ोन आ जाए कि मैं आ चुकी हूँ। एक्चुअली उनका भी कोई ऑपरेशन था, खुद का था उनका, उस वजह से उनको जाना पड़ा। देखो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगता है कि आपके जो पेशेंट है वो आप पे डिपेंड है। मेरे 9th मंथ मैंने उन पे डिपेंड रही हूँ मैं, तो मैं यही सोचूंगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं को करवानी पड़ेगी। और लास्ट मोमेंट पे ऐसा कह देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है। हम लोगों को थोड़ा गुस्सा आया था, फिर बाद में समझना पड़ा कि भाई वो भी डॉक्टर है, क्या ही कर सकते हैं, और खुद की दिक्कत हो तो फिर किसी को क्या ही कहें। तो चित्रा मैम के पास मैं 15 तारीख
को गई सुबह, और जो हमारे साथ दाई अम्मा थे वो रात को मेरे को चेक करने आए थे, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, अब सुबह हम चलेंगे और सारा काम सुबह करवा लेंगे। उस दिन भी मेरे साथ बहुत डिफ़िकल्टीज आई थी, कभी कुछ, पर फाइनली हम हॉस्पिटल 12 बजे पहुँच चुके थे। और 12 बजे पहुँचने के बाद में वहाँ पर चित्रा मैम ने मेरी सारी फाइल्स देखी, उसके बाद में बोला कि आप एक बार सोनोग्राफी करवा के आइए। तो मैं जो कोठारी के अंदर ही जो सोनोग्राफी सेंटर है, मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे सोनोग्राफी कराई, जिसके अंदर मुझे तकरीबन 4 घंटे लगे थे वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है। तो मैं वहाँ पे 4 बजे मेरी वहाँ पे सोनोग्राफी हुई। उसके बाद में जब मैंने सोनोग्राफी नर्स को दिखाई कि ये मेरी सोनोग्राफी है, तो उन्होंने बोला कि बच्चे के बाहर पानी सिर्फ 1% है, नॉर्मल डिलीवरी के कोई भी चांसेस नहीं है, आपके सिजेरियन ही होगा। तो इसके बाद में सबको धक्का लगा कि भाई सिजेरियन करवाना ही था तो हम पहले करवा लेते, इतना वेट ही क्यों किया। फिर उन दाई अम्मा को बोला कि आप कुछ करो, उनको बोलो कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी ही करवाए। पर बाद में सब जने डर भी गए। मम्मी ने फ़ोन कर दिया था यहाँ पे कि ये लोग बोल रहे हैं कि सिजेरियन ही करवाना है, तो यहाँ पे सब ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सिजेरियन करवाना है तो सिजेरियन करवा लो। तो फिर चित्रा मैम ने मेरा 7 बजे ऑपरेशन किया। पहले वो कुछ ड्रिप वगैरह चढ़ाते हैं, वो उनकी जो भी प्रोसेसिंग होती है, मेरे साथ वो प्रोसेसिंग की। उसके बाद में 7 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसके बाद में डुगू हो गया, सब जने खुश हो गए कि चलो ऑपरेशन हुआ है और लड़का भी हो गया है, तो कोई बात नहीं, सब कवर अप हो जाएगा धीरे धीरे। तो मेरे को देखो दिक्कत भी नहीं है सिजेरियन से, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। डरे नहीं कि सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्या होगा कैसे होगा, जो भी होगा भगवान के हाथ में। आजकल सिजेरियन से भी नहीं डरना चाहिए, और शायद भगवान ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा था। जो मीनाक्षी मैम से मैं सीधी चित्रा मैम के पास चली गई, और चित्रा मैम का जो रिजल्ट था वो मेरे पे इतना अच्छा है, तो ऑपरेशन इतना सही रहा था कि हमने भाभी का जो ऑपरेशन था वो भी हमने चित्रा मैम से करवाया था, और उनका भी पूरा ट्रीटमेंट चित्रा मैम के ही पास से चला था। जो भी 9 महीने के अंदर दवाइयाँ लेते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, तो डॉक्टर के साइन चाहिए होते हैं, तो हमें ऑब्वियसली दिखाना पड़ता है डॉक्टर को, ताकि वो साइन करके दें कि आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं। तो उनका जो शुरू से ट्रीटमेंट था वो चित्रा मैम के पास ही चला था, और मेरा 9 महीने तो मीनाक्षी मैम के पास, उसके बाद में चित्रा मैम के पास चला था। मीनाक्षी मैम के जो हॉस्पिटल के अंदर है वो टांके लगाते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि जिसमें टांके दिखते हैं एक्चुअल में। तो मुझे वो ऑपरेशन नहीं चाहिए था, मैंने सोच रखा था कि सिजेरियन करवाऊंगी तो उसके अंदर वो वाला नहीं चाहिए मुझे, वो टांके चाहिए जो विजिबल ना हो। इसलिए सब कुछ अपने आप ही ठीक हो रहा था, और लास्ट में मैं सीधी चित्रा मैम के पास पहुंच गई। और ये सब कुछ भगवान का लेखा जो करता है। मेरी मम्मी को है ना कोठारी हॉस्पिटल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो बोलते हैं कि मुझे कोठारी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इस हॉस्पिटल पर, प्राइवेट हॉस्पिटल है कोठारी हॉस्पिटल। मेरी मम्मी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर अब हम दोनों ही वहाँ पे थी, और तन्नू हुआ भतीजा हुआ तो वो भी वहीं पे हुआ, और डुगू हुआ तो वो भी वहीं पर हुआ है, और अब हमें उस हॉस्पिटल पर थोड़ा विश्वास होने लगा है, मम्मी को अब ठीक लगती है। सो ये थी मेरी जर्नी डुगू की प्रेगनेंसी को लेके। अगर आप लोगों को इसके बारे में और जानना है कि आपने पूरी प्रेगनेंसी में क्या खाया, क्या किया, कैसी आपकी प्रेगनेंसी रही, तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। आप प्रेग्नेंट है, आपको क्या खाना पीना चाहिए, क्या किस चीज़ से परहेज करनी चाहिए, क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं फुल ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। बाय, टेक केयर, देखते रहिए पूजा बीकानेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं।